साथियों नमस्कार। मैं लाइब्रेरियन हितेंद्र चौधरी कैरियर क्लासेज जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पिछली जो क्लास हुई थी हमारी बहुत ही अच्छी क्लास थी और उस क्लास में हमने 3 पेपरों का सॉल्यूशन करवाया था। 3 पेपर जो आपके लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उनमें से प्रश्नों को निकाला गया और आपके लिए उसका सॉल्यूशन करवाया गया। सेम उसी थीम पर आज हम राजस्थान में कॉलेज लाइब्रेरियन का जो पेपर हुआ था संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के अकॉर्डिंग, आपको लग ऐसा रहा होगा कि कॉलेज लाइब्रेरियन का पेपर हम क्यों पढ़ें, लेकिन आपको इसमें से जो सिलेबस आपका थर्ड ग्रेड का दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रश्न इसमें आए थे उन प्रश्नों का संकलन करके आपके लिए उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास उस पेपर से रिलेटेड है जो पेपर आपका संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा लिया गया और कॉलेज लाइब्रेरियन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो प्रश्न आपके आए थे। हालांकि जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही एकदम पढ़ने लायक हैं और कुछ नए प्रश्न हैं। अभी मई में 2025 में ही वो एग्जाम हुआ था, तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको जो नए से नया मैटर आपको पढ़ने के लिए मिले। पुराना मैटर आप काफी पढ़ चुके हो, नया मैटर आप तक पहुंचाने का उद्देश्य हमारा है, तो इसलिए इन पेपरों का सॉल्यूशन आपके लिए करवाया जा रहा है। तो इसमें इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज हम इस पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है, सबसे पहले हमारा प्रश्न है प्रेसिस को लेके। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास जिसमें सबसे पहला प्रश्न है प्रेसिस को लेके। कल भी हमने ऐसे इंडेक्सिंग को लेके कई सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाया था जो हमारी पिछली क्लास थी, जिसमें हमारा एक तो था सेकंड ग्रेड का पेपर, एक था हमारा एमपी सेट का और यूजीसी नेट का। आप लोगों ने तीनों के खूब अच्छे से पेपर देखे और पेपर देखने के साथ साथ आपने देखा कि हाँ कुछ नया ही हम लोगों को मिला था। ऐसे ही इस पेपर में आपको बहुत अच्छा कुछ नया मिलने वाला है। अब इसमें हम शुरुआत करते हैं किसकी, पहले प्रश्न की। तो जो हमारा पहला प्रश्न है प्रेसिस। देखो प्रेसिस क्या है, प्रेसिस एक इंडेक्सिंग प्रणाली है। हमारी इंडेक्सिंग प्रणाली मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सिंग प्रणाली 2 प्रकार से होती है और 2 प्रकारों में बांटी गई है, जिसमें पूछा गया है क्या कि ये कौन सी कैटेगरी में आती है। तो देखो एक तो थी कौन सी, प्री कोऑर्डिनेट, और एक थी कौन सी, पोस्ट कोऑर्डिनेट। तो 2 प्रणाली हमारी चलती हैं, दोनों प्रणालियों के लेके हम चर्चा करेंगे कि इन दोनों प्रणालियों को कैसे कैसे इन दोनों प्रणालियों को बांटा गया है। तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इंडेक्सिंग प्रणाली है, इंडेक्स जो लैटिन भाषा का शब्द इंडिकियर से बना है, कल वाले प्रश्नों में सॉल्यूशन उसका हम कर चुके थे। इसी के साथ साथ आगे का जो प्रश्न है प्रेसिस को लेके है। तो प्रेसिस, प्रेसिस क्या है, प्री है या पोस्ट है, ये आप लोगों को देखना है कि प्रेसिस प्री है या पोस्ट है। तो आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं, एक तो होता है कौन सा, प्री, और एक होता है कौन सा, पोस्ट। तो ये 2 प्रकार की इंडेक्सिंग प्रणाली है जिसमें प्री है और पोस्ट है। अब प्री में कौन कौन सी इंडेक्सिंग प्रणाली आती है और पोस्ट में कौन कौन सी आती है। तो देखो एक तो है कौन सी, प्रेसिस, एक तो है कौन सी, प्रेसिस, एक है कौन सी, पॉप्सी, एक है कौन सी अपनी चेन इंडेक्स, रंगनाथन जी वाली चेन इंडेक्सिंग। तो ये जो है ये प्री में आती है, आप लोगों को खूब अच्छे से पता होगा, मैंने पहले भी बता दिया है। एक है क्यूक, एक है क्यूक, और एक है पीक ए बू। तो ये जो है ये पोस्ट में आती है। इस तरीके से जो इंडेक्सिंग प्रणाली है इनको बांटा गया है। तो 2 प्रकार की होती है, प्री और पोस्ट। तो पूछा क्या था प्रश्न कि प्रेसिस जो है कौन सी में आती है। तो प्रेसिस किस में आती है, प्री में आती है साथियों। कौन सी में आती है, प्री में आती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा, प्री होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है हमसे, पी एन गौर जिन्होंने क्या किया था, डीडीसी, डीडीसी के किस संस्करण का चयनात्मक रूप से हिंदी में अनुवाद किया था। अब देखो मैंने कहा था कि कुछ प्रश्न आपको बहुत अच्छे और कुछ नए मिलने वाले हैं। डीडीसी से रिलेटेड ये प्रश्न है और एकदम नया और बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न कह क्या रहा है, ये प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, पी एन गौर है। क्या नाम है जिनका, पी एन गौर नाम के व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया था, पी एन गौर नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने डीडीसी का कौन सा एडिशन, सॉरी डीडीसी का
कौन सा एडिशन, मतलब किस संस्करण का चयनात्मक रूप से हिंदी में अनुवाद किया था। तो कौन से संस्करण का किया था, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 18वां जो संस्करण था, 18वां जो एडिशन था, 18वां जो एडिशन था उसका इन्होंने क्या किया था, हिंदी में अनुवाद किया था। किसमें किया था, हिंदी में अनुवाद किया था चयनात्मक रूप से। सिर्फ किसका, 18वें संस्करण का। अभी 18वां संस्करण आया कब था, ये आया था 1971 में आया था, ठीक है ना। 1971 में ये एडिशन आया था बेंजामिन ए कस्टर, बेंजामिन ए कस्टर, ये इसके हुआ करते थे संपादक इस एडिशन के। और उस समय पर 1971 में इसका हिंदी में अनुवाद करने का काम जो है पी.एन. गौर जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, पी.एन. गौर जी नाम से है, इनके द्वारा इनका संपादन किया गया था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले डीडीसी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, मैं बात कर रहा हूं किसकी, डीडीसी की। और सबसे पहले किसे, सबसे पहले डीडीसी का हिंदी में अनुवाद, ये प्रश्न आप बताइए, हिंदी में अनुवाद, ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। क्योंकि जब आपसे ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि चयनात्मक रूप से डीडीसी के 18वें एडिशन का जो है पी.एन. गौर जी के द्वारा 1971 में क्या किया गया था, सॉरी 1971 में तो ये एडिशन आया था, इसका जो क्या है हिंदी में अनुवाद किया था। तो मैं आपसे यहाँ पर पूछ क्या रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ यही पूछ रहा हूं कि सब डीडीसी का सबसे पहले जो हिंदी में अनुवाद किया था वो किसने किया था, तो वो किसने किया था, प्रभु नारायण ने किया था। किसने किया था, प्रभु नारायण के द्वारा, प्रभु नारायण के द्वारा इसका हिंदी में क्या किया था, अनुवाद किया था सबसे पहले, ठीक है ना। तो ये प्रश्न है, इस प्रश्न को बहुत अच्छे से, बहुत भली भांति आप समझ लेना, और इस तरीके के जो नए प्रश्न है वो आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए हम इस पेपरों का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। आगे का जो प्रश्न है वो भी हम इसी श्रृंखला में पढ़ेंगे। देखो, एक है मैच द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमन आइसोलेट। कॉमन आइसोलेट की बात चल रही है कॉलन क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन में। आप लोगों को पता होगा कि कॉलन क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉलन क्लासिफिकेशन जो है डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, डॉक्टर रंगनाथन। अब डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा ये कॉलन क्लासिफिकेशन दी कब थी, 1933 में दी थी। और आज इसके एडिशन कितने हो गए, 7 इसके एडिशन हो चुके हैं कुल। और इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि 6 एडिशन में जो कॉमन आइसोलेट है, क्या है, कॉमन आइसोलेट। अब कॉमन आइसोलेट क्या होते हैं, कॉमन आइसोलेट दो प्रकार के होते हैं, एसीआई और पीसीआई, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट और पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ये यहां पर पूछा क्या है कि आपका जो कॉमन आइसोलेट है कॉलन क्लासिफिकेशन के 6वें संस्करण में, ये कॉमन आइसोलेटों के कुछ यहां पर सूची मिलान करने के लिए दी गई है। जैसे आपकी मेन क्लास थी, मेन क्लासों में कुछ मेन क्लासों के इस तरीके से आपको नाम दिए जाते हैं और उन मेन क्लासों को उसमें विभक्त करके बांटा गया है। ऐसे ही कॉमन आइसोलेट के जो एसीआई और पीसीआई हैं, अब इसमें पूछा किसका है, एसीआई का पूछा है। अब देखो इसमें क्या पूछा है कि जैसे डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी किसके लिए यहां पर मैच कर रही है, के से मैच कर रही है, ठीक है ना। ये नंबर आपसे डायरेक्ट भी पूछ ले जा सकते हैं कि सीसी का कॉमन आइसोलेट जो होता है इसमें डिक्शनरी शब्द कौन सा शब्द यूज लेता है, तो ये कौन सा लेता है, के लेता है। याद रखना ये जो शब्द है ये स्मॉल लेटर में है, ठीक है ना, ये स्मॉल लेटर में है। यदि आपका यहां पर के की जगह स्मॉल की जगह बिग आता तो मेन क्लासों में जाता, और मेन क्लास में के किसका है वो आपको देखना होता है, ठीक है ना। ये है बिब्लियोग्राफी, बायोग्राफी, सॉरी बायोग्राफी जीवनी, जीवनी किससे संबंधित है, डब्ल्यू से संबंधित है। पीरियोडिकल्स जो है वो किससे, एम से, और ये बिब्लियोग्राफी जो है वो किससे, ए से संबंध है। तो कहने का मतलब इनका मैच जो है, मैच पहले से ही किया गया है, इसमें ए का एक, बी का भी, इस तरीके से इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा, ठीक है ना। राइट आंसर इसका कॉमन आइसोलेटों में इसको पहले को बताया गया है, ठीक है ना। अगला है मेन एंट्री किसकी, सीसीसी की। तो सीसीसी की जो मुख्य प्रविष्टि है, मेन एंट्री है, उसमें कॉल नंबर, कॉल नंबर क्या प्रदर्शित किया गया है, कॉल नंबर को कहां लिखा जाता है, कहां प्रदर्शित किया जाता है, हेडिंग सेक्शन में किया जाता है। आप देखिए एक स्कीम चलती है कैटलॉग की। अब ये कैटलॉग की जो सीसीसी, जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इसको कहा जाता है, किसके द्वारा, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा ये स्कीम दी थी। और ये कब दी थी, 1934 में दी थी।
टोटल एडिशन इसके कितने आ चुके हैं, टोटल इसके एडिशन आ चुके हैं 5। पूछा क्या है, पूछा इसमें यह है कि इसमें जो सीसीसी की जो मेन एंट्री होती है उसमें जो कॉल नंबर होता है, कॉल नंबर को कहां प्रदर्शित किया जाता है। अब आप लोगों ने कार्ड यदि पढ़े होंगे कभी, तो कार्डों में देखा होगा कि इस तरीके का एक कार्ड होता है, ठीक है ना, इस तरीके का एक कार्ड बनता है। उस कार्ड में एक तो होता है फर्स्ट वर्टिकल, एक होता है सेकंड वर्टिकल, और ये होती है इसकी लीडिंग लाइन। अब सबसे पहले देखिए सीसीसी की बात चल रही है। सीसीसी में जो सेक्शनों की संख्या है वो कितनी होती है, 6 सेक्शन होते हैं। लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन और अपना एक्सेशन नंबर सेक्शन, और जो कार्ड के पीछे लिखा जाता है उसको बोलते हैं ट्रेसिंग सेक्शन। इस तरीके से उसमें क्या रहता है, 6 सेक्शनों में विभक्त रहता है सीसीसी, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। बात करते हैं एएसीआर2 की। एएसीआर2 से भी क्या होता है, हमारा यही कार्ड बनता है, लेकिन इसमें सेक्शनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन को और इसमें आईएसबीएन को भी जोड़ा गया है, इसलिए इसमें संख्या जो होती है 2 अधिक होती है। और सीसीसी जो होता है उसमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन का कहीं कोई जिक्र नहीं होता है, और ऐसे ही आईएसबीएन का भी कोई जिक्र नहीं होता है। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं, तो प्रश्न में क्या पूछा गया था कि कॉल नंबर को कहां लिखा जाता है। तो याद रखना दोस्तों कि यदि हमें कॉल नंबर दिया जाता है सीसीसी में, तो उस कॉल नंबर को फर्स्ट वर्टिकल से स्टार्ट करते हैं और यहां उस कॉल नंबर को लिखा जाता है। कॉल नंबर, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, है ना, प्लस कलेक्शन नंबर, इन 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। और तीनों की तीनों जो है इसमें लीडिंग सेक्शन में लिखे जाते हैं, जो फर्स्ट वर्टिकल से स्टार्ट होते हैं। अब आप देखिए इसका जो है राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा लीडिंग सेक्शन। क्या रहेगा, लीडिंग सेक्शन इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे हो कि कॉलेज लाइब्रेरियन का ये पेपर है और आपके 3rd ग्रेड से कितना रिलेटेड ये पेपर हो रहा है, ठीक है ना। और इसका जो जितने भी आपके 3rd ग्रेड से सिलेबस से संबंधित जो भी प्रश्न है, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आपके लिए करवा रहा हूं, ठीक है ना। उन प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है मैं आपके लिए करवा रहा हूं। और आगे का जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा कौन सा है, आगे का जो प्रश्न है वो कौन सा है, देखो डीडीसी का कौन सा 19वां संस्करण, उसमें कौन सा मानक उपविभाजन, जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन जो है ना, स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, उनका मिलान कीजिए। क्या बोला है, इसका मिलान कीजिए। कल मैंने आपको बताया था कि डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का 1876 में मेलविन डेवी के द्वारा, किसके द्वारा, मेलविन डेवी के द्वारा। कितने एडिशन इसके आ चुके हैं, 23 इसके एडिशन आ चुके हैं। पूछा क्या है, 19वें संस्करण का, 19वें संस्करण का स्टैंडर्ड सब डिवीजन। आप लोगों को पता होगा कि 19वें संस्करण में टेबलों की संख्या कितनी है, 7 है। और 7 में सबसे पहली जो टेबल होती है वो कौन सी होती है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन ही होती है। कौन सी होती है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन ही होती है। अब पूछा क्या है इसमें यही पूछा है कि आपके जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है उनके अंक दिए गए हैं, उनसे इनका मिलान करना है। कल मैंने जो इससे पहले वाली हमारी क्लास थी उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन से आपका प्रश्न जो है एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में आपका जो है स्टैंडर्ड सब डिवीजन से प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इसका जो मैच करना है, कल मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड सब डिवीजनों में मैच करके चलनी है चीजें। चलिए इंडेक्स, अब देखो ये स्टैंडर्ड सब डिवीजनों की एक सारणी हमारी किताब में दी गई है सारणी दी गई है पूरी, आप उस सारणी को पढ़ना, उसमें स्टैंडर्ड सब डिवीजनों को देखना, आपके समझ में आ जाएंगे। ये पूरे की पूरे स्टैंडर्ड सब डिवीजन आपको रट के जाने ही है, ठीक है ना। इंडेक्स का जो है 0-16 होता है ना। ऐसे ही अपना स्टैंडर्ड का अपना क्या रहता है, 0218 होता है। क्या होता है, 0218 होता है, ठीक है ना। तो पहले में 4 है और दूसरे में क्या है, 3 है। पहले में 4 है और दूसरे में 3 है। उसके बाद में सी में 1 है और डी में 2 है। सी में 1 है और डी में 2 है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये 0272 है, आप लोगों ने 072 भी देखा होगा। तो 072 जो होगा रिसर्च के लिए होता है। किसके लिए होता है,
रिसर्च के लिए होता है, ठीक है ना, रिसर्च के लिए होता है 072, लेकिन 0272 ये किसके लिए होगा, ये अपना सेफ्टी होगा, किसके लिए, मेजर्स के लिए होगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसका जो है मैच बताया गया है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, एच इंडेक्स। एच इंडेक्स जो है किसके द्वारा यहां पर दी गई है और कब एच इंडेक्स का यहां पर एच इंडेक्स आई थी। अब देखो इंडेक्स को यहां बताना मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि यदि इंडेक्स से अगर थोड़ा सा आउट से भी प्रश्न आता है तो वो आपका कहां से आ सकता है ना। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज ई हिर्स। इस नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने 2005 में एच इंडेक्स को दिया था, ठीक है ना। कब दिया था, 2005 में इस इंडेक्स को दिया था, किसने, जॉर्ज ई हिर्स के द्वारा दिया गया था। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, न्यू एजुकेशन एंड स्कूल लाइब्रेरी एक्सपीरियंस ऑफ हाफ ए सेंचुरी एक नामक की पुस्तक है, उस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक आई कब थी, ये पुस्तक आई थी 1971 में। पहली बात तो यह है कि पुस्तक आई कब थी, 1971 में आई थी, और ये पुस्तक दी थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन की। अब मैं आपको एक और प्रश्न बता देता हूं। देखो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जितनी भी किताबें हैं, इन सारी किताबों के नाम आपको याद करके जाने हैं। यदि आप सारी किताबों के नाम अच्छे से याद करके जाओगे तो आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। एक प्रश्न आपका मैं कहता हूं कि इन किताबों से जरूर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि मार्क के टैग आपको पूरी तरह से याद करके जाने हैं, आपको स्टैंडर्ड सब डिविजनों के जो टैग हैं वो सारे के सारे पूरे याद करके जाने हैं, आपको रंगनाथन जी की जो किताबें हैं वो पूरी की पूरी किताबें भी याद करके जानी है, ठीक है ना। तब आपका जो है एक काम चलने वाला है। अब यहां पर एक जयराजन नाम के व्यक्ति थे, क्या नाम था, जयराजन। जयराजन, ये जयराजन नाम के जो व्यक्ति थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के साथ यहां पर इन्होंने इस किताब को लिखने का काम, संपादन करने का काम किया था, ठीक है ना। तो जयनारायण व्यक्ति थे। अब ये जो किताब है किसकी है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की। क्लियर है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम कीवर्ड इन टाइटल, याद रखना टाइटल बोला है इसमें, क्या बोला है, टाइटल बोला है, कीवर्ड इन टाइटल, जिसको क्या बोलते हैं, KWIT। अब आपने देखो क्यूक पढ़ा था, आपने क्योक पढ़ा था, लेकिन अब आ गया क्या, क्यूट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि कीवर्ड इन टाइटल, आपको फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो याद रखना कि इसकी फुल फॉर्म होती है कीवर्ड इन टाइटल। अब कीवर्ड इन टाइटल जो होता है, कीवर्ड इन टाइटल किसके द्वारा दिया गया, ये यहां पर एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो एक तो है HP लुहान, क्या HP लुहान ने दिया था, क्या HP लुहान ने क्यूक दी थी भाई, लेकिन रंगनाथन जी ने दी थी क्या, रंगनाथन जी ने एक चेन इंडेक्स दी थी। अब आ गए कौन, एंड्रिया कैस्ट्रोडोरा। एंड्रिया कैस्ट्रोडोरा नाम के जो व्यक्ति हैं, इनके द्वारा इस क्यूट जो है कीवर्ड इन टाइटल, इस इंडेक्सिंग प्रणाली को दिया गया था, किसके द्वारा, एंड्रिया कैस्ट्रोडोरा। नया प्रश्न है, देख लेना। और ऐसे प्रश्न जो है आपको पुराने पेपरों से ही मिलते हैं। 2025 का कॉलेज लाइब्रेरियन का संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा जो लिया गया पेपर है, उसका पेपर है, तो आपको बहुत अच्छे से देख लेना है और याद कर लेना है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से यूडीसी का तृतीय संक्षिप्त संस्करण अंकनों को उनके सहायकों से मिलान कीजिए। अब बात कर रहे हैं किसकी, यूडीसी की, ठीक है। आपने सीसी के बारे में देखा, आपने डीडीसी के बारे में देखा, ऐसे ही हमारी एक क्लासिफिकेशन की स्कीम है जिसका नाम है यूडीसी। और यूडीसी जो है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन नाम से इसको पुकारा जाता है, और हेनरी लो फोंटेन और पॉल ऑल्टलेट के द्वारा इस यूडीसी को दिया गया था। डीडीसी से ही इसको निकाला गया है, डीडीसी का ही एक तरह से एक कह सकते हैं नया वर्जन इसको कह सकते हैं यूडीसी, ठीक है ना। और डीडीसी का जो 5वां एडिशन है उसके आधार पर इसको बनाया गया है। यूडीसी को दो विद्वान थे जिनका नाम है हेनरी लो फोंटेन और पॉल ऑल्टलेट, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में पॉल ऑल्टलेट का बहुत बड़ा महत्व है, और अपने हेनरी लो फोंटेन जो कह सकते हैं कि उनका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो यूडीसी, यूडीसी की सबसे पहले बात करते हैं कि देखो यूडीसी के जो कह सकते हैं कि 1905 में इसका पहला एडिशन आया था। अब एडिशनों की बात करें तो एडिशनों में
मैं आपको बता दूं कि 4 तो एडिशन इसके पूरे हैं और 3 इसके एडिशन जो एवरेज एडिशन कहे जाते हैं, जिनको संक्षिप्त संस्करण कहे जाता है, वो है। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि अंकनों के जो तृतीय संक्षिप्त संस्करण है उसके सहायकों के मिलान कीजिए, ठीक है ना। कैसे मिलान करेंगे अपन, उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो यूडीसी जो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन की जो स्कीम है उसके लिए यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न आया है, तो उसको हम कैसे देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो अपना भाषा, यहाँ पर भाषा जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के लिए कौन सा चिन्ह लगता है, बराबर का चिन्ह लगता है। कौन सा चिन्ह लगता है, बराबर का चिन्ह लगता है। फॉर्म जो रूप है, रूप के लिए जीरो, ठीक है ना, रूप के लिए छोटे कोष्टक में किसका, जीरो का प्रयोग किया जाता है रूप के लिए। और अपना जो है कह सकते हैं कि टाइम, और टाइम के लिए आपको पता है डबल इन्वर्टेड कोमा चलता ही है। और अपना स्थान जो है, स्थान के लिए 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है उसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना, किसका प्रयोग किया जाता है, 1 से लेकर 9 तक की जो कह सकते हैं संख्या है उनका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा इसका 2, ठीक है ना, राइट आंसर होगा इसका 2। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम भारतीय पत्रिका है। अब देखो खूब अच्छे से देखा होगा आपने, आपने खूब नाम सुना होगा कि 1876 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेल्विन डेवी। इनके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, संपादन किया गया था, जिसका नाम क्या था, लाइब्रेरी मिसलनी। क्या नाम था, लाइब्रेरी मिसलनी नाम की एक पत्रिका हुआ करती थी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है संकेतों और कोणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे अध्ययनों को देखा होगा कि भाई इन चीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऐसे ही हमारे जो लाइब्रेरी साइंस है उसमें नोटेशनों का, अंकनों का बहुत महत्व है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो संकेत और कोण है, इन संकेत और कोणों के अध्ययनों को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेमियोटिक्स। क्या कहा जाता है, सेमियोटिक्स कहा जाता है। बहुत अच्छा और बहुत नया प्रश्न है और देखने लायक है, समझने लायक है। तो ये देखो संकेतों और कोणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सेमियोटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेमियोटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय ब्रेल प्रेस कहाँ स्थित है। हालांकि देखो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा हटके है, सिलेबस से थोड़ा सा हटके है, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको सिलेबस से भी थोड़ा हटके चीजों को करवाऊं। पेपर जो है उसी पेपर का ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न में पूछा क्या गया है कि केंद्रीय ब्रेल प्रेस। अब देखो केंद्रीय ब्रेल प्रेस पूछा है, आपको पता होगा कि ब्रेल की अगर कहीं बात आ जाए, ब्लाइंड एंड हैंडीकैप की कहीं बात आ जाए, तो उसमें देहरादून सही रहता है। आप लोगों को पता होगा कि एक लाइब्रेरी है जो ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्स की है, वो कहाँ पे है, देहरादून में है। तो ये केंद्रीय ब्रेल प्रेस है, एक प्रेस का नाम है केंद्रीय ब्रेल प्रेस। और केंद्रीय ब्रेल प्रेस जो है एशिया की सबसे पुरानी प्रेस है, और प्रेस में मतलब ब्रेल प्रेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर केंद्रीय ब्रेल प्रेस की बात चल रही है, और केंद्रीय ब्रेल प्रेस जो है एशिया की सबसे पुरानी जो है ये प्रेस है, और ये आई थी कब, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी एफआरवीआर की एक एंटिटी नहीं है। क्या नहीं है, एफआरवीआर। अब बात करते हैं एफआरवीआर की। देखो कल हमने एफआरवीआर का एक फुल फॉर्म का प्रश्न पढ़ा था, जो पिछला हमारा जो क्लास थी, हमारी क्लास थी, उसमें हमने एफआरवीआर की एक फुल फॉर्म पढ़ी थी। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है एंटिटी को। किसको पूछा गया है, एंटिटी को। अब देखो एफआरवीआर जो है, सबसे पहले तो जानिए एफआरवीआर। तो देखो एफआरवीआर फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। 1988 की बात है। 1988 में किसके द्वारा, इफला के द्वारा इसको दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, इफला के द्वारा दिया गया। ये हमारे सिलेबस में भी है, याद रखना, लाइब्रेरी ग्रेड 3 के सिलेबस में है। पूछा क्या है, एंटिटी को पूछा है। अब इसमें देखो इसके 3 ग्रुप हैं, इसके जो है 3 ग्रुप हैं इसकी एंटिटी के। अब इन 3 ग्रुपों में सबसे पहला ग्रुप जो है VEMI, ठीक है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, सॉरी ये वाला MI, इसकी शॉर्ट फॉर्म है VEMI। दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, और तीसरा ग्रुप है, ऐसे करके इसके 3 ग्रुप बनाए गए हैं। और तीनों ग्रुपों में से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा इसका नहीं है। अब इन तीनों ग्रुपों के जो भी नाम है,
इन नामों में से यह पूछा गया है। तो देखो, एक पर्सन नाम होता है, बिल्कुल होता है, आपका आइटम होता है, ये होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है, एक्सप्रेशंस, तो एक्सप्रेशंस होता है, ठीक है ना, ये भी होता है। तो आपका होता कौन सा नहीं है, एडिशन नाम का कोई भी इसमें एक कह सकते हैं एंटिटी नहीं होता एफआरवीआर में। एडिशन नाम का कोई भी एंटिटी नहीं होता है एफआरवीआर में। 3 ग्रुप चलते हैं, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम। वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम। वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम, ये इसके जो पहले ग्रुप में चलते हैं। इनका कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है, याद रखना, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, क्रम भी पूछ लिया जाता है। और बहुत सारी एग्जामों में पूछा गया है कि बी के बाद में क्या आता है। कई बार एग्जामों में ये पूछा गया कि निम्न में से ये नहीं है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और पर्सनल और कॉर्पोरेटिव बॉडी, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा देखो ये पर्सन, पर दूसरा ग्रुप है ये पर्सन और कोऑपरेटिव बॉडी, कोऑपरेटिव बॉडी। अब ये जो है देखो, पर्सन आ गया, यहां पर देखो एक्सप्रेशन आ गया, ये अपना कौन सा, ये अपना आइटम आ गया, लेकिन एडिशन नाम से नहीं होता है, इसलिए इसका जो है एंटिटी ये नहीं है। यहां पर पूछा क्या है, नहीं पूछा है। तो याद रखना, एफआरवीआर की कहानी सुन रहे हैं। एफआरवीआर फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है, 1988 में एफला के द्वारा दिया गया है। और ये वैचारिक इकाई संबंध मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैचारिक वैचारिक संबंध इकाई मॉडल। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या कहा जाता है इसको, वैचारिक संबंध इकाई मॉडल है एफआरवीआर, 1988 में एफला के द्वारा। 3 ग्रुप है, पहला ग्रुप जो है इसमें 4 एलिमेंट है ना, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम। और दूसरा जो ग्रुप है उसमें पर्सन और कोऑपरेटिव बॉडी है। और ऐसे ही तीसरा ग्रुप बना हुआ है इसका। तो ये इस एफआरवीआर की कहानी है। तो ये एफआरवीआर है। ऐसे ही सारे जो प्रश्न हैं आपके, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, एकदम आपको लग रहा होगा कि हाँ प्रश्न पढ़ने लायक है, हमने ये प्रश्न नहीं पढ़े। तो अब ये जो कॉलेज लाइब्रेरियन में प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान में ही, और राजस्थान में ही आपका एग्जाम है, और मैं सिर्फ वो पढ़ा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में जो सिलेबस दे रखा है उसके रिगार्डिंग उन प्रश्नों को वहां से निकाला, पीपीटी बनाई और आपको दिया जा रहा है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसके बारे में, कौन सा कथन आईएसएन के बारे में सही है। अब देखो बात चल रही है आईएसएसएन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, उसके बारे में सही है आईएसएसएन के बारे में। अब देखो आईएसएसएन एक ऐसा है, ये होता है पत्रिकाओं को, पत्रिकाओं के लिए, किसके लिए, पत्रिकाओं को यूनिक नंबर देने के लिए। और इसमें नंबरों की संख्या, कितने एलिमेंटों की संख्या इतनी होती है, 8। और 8 को 2 भागों में बांट के चलते हैं अपन, किसके भागों में, 2 भागों में बांट के चलते हैं। और आईएसएसएन जो प्रदान कराता है वो कौन कराता है, निष्क्रिय, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, निष्पर नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है, निष्पर नाम से जाना जाता है। अब ये जो है कहां से, दिल्ली से, दिल्ली से इसका प्रकाशन होता है आईएसएसएन का। अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा क्या गया है कि इसके बारे में सही कौन सा नहीं है। अब देखो कि प्रक्रिया में कम से कम 30 दिन का समय लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। यदि हम आईएसएसएन किसी पत्रिका के लिए नंबर लेते हैं, जैसे हम लोग कोई पत्रिका प्रकाशित करते हैं और पत्रिका प्रकाशित करते हैं तो उसके लिए आईएसएसएन नंबर लिया जाता है, और उस प्रोसेस में लगभग 30 दिन का समय लगना नॉर्मल बात है, ठीक है ना, ये बात सही है, ठीक है ना। दूसरा है निशुल्क असाइन किया जाता है, ठीक है ना। कैसा किया जाता है, निशुल्क किया जाता है, बिल्कुल निशुल्क ही, आप ऑनलाइन फॉर्म भर के देखिए, निशुल्क, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तीसरा क्या है, असाइनमेंट अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्या है, नहीं किया जा सकता। अब देखो आप लोगों ने कोई भी पत्रिका बनाई और पत्रिका में कोई भी गपर सपर लिख दी, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या वो उसको अस्वीकार नहीं करेगा, नहीं, बिल्कुल कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, क्योंकि ये इसमें नहीं में आता है, ठीक है ना। क्या होगा, इसका सी होगा। पुस्तकें आईएसएसएन असाइनमेंट के लिए पात्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही बात है। क्यों, क्योंकि वो आईएसबीएन में आती हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका ये होगा। आईएसएसएन क्लियर है आपके। आईएसएसएन में क्या कहा है कि लगभग 30 दिन तक का समय लगता है, नॉर्मल बात है। दूसरा कहा है कि उसको अस्वीकार नहीं किया सकता, लेकिन अस्वीकार तो किया जा सकता है, तो इसलिए इसका आंसर ये सही है, ठीक है ना। इसके असाइनमेंट के लिए जो है
किताबें होती हैं क्या? नहीं होती। निःशुल्क होता है? बिल्कुल होता है। चलिए, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय निम्नलिखित किसके अधीन कार्य करता है? अब देखो, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आप लोगों ने नेशनल लाइब्रेरी को बहुत अच्छे पढ़ा होगा और नेशनल लाइब्रेरी के अंदर ही ये सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है और इसका अध्ययन हम संस्कृति मंत्रालय के अधीन ही आता है। ये विषय निर्माण की विधि के दृष्टिगत विषम को पहचानिए। ये देखो, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है किसी ने, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके लिए भी एग्जाम में आएंगे। विषय निर्माण की विधियां आपके लिए स्पष्ट रूप से एग्जाम में सिलेबस में जो है दे रखी हैं, तो आपके लिए विषय निर्माण की विधियां भी बहुत अच्छे से पढ़नी है और बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ भी ली होंगी, ठीक है ना। तो विषय निर्माण की विधियां जो है, इस विषय निर्माण की विधियों में पूछा क्या है कि विषम कौन सा है, यहाँ पर कुछ अलग हटके कौन सा है। तो देखो, आप देखते हैं कि ये जो स्पेस साइंस है, ये स्पेस साइंस है, दूसरा है जल विज्ञान, तीसरा है अपना समुद्र विज्ञान। अब ये तीनों की तीनों जो है, ये तीनों की तीनों किस में आती है? क्लस्टर में आती हैं। किस में आती हैं? क्लस्टर में आती हैं। लेकिन हमारा ये जो है संचयन में आता है। किस में आता है? संचयन में आता है। अब संचयन में आपको पता ही है कि एक तो अपनी नेचुरल साइंस आती है, एक अपनी सोशल साइंस आती है और एक अपनी ह्यूमैनिटीज आती है। ये किस में चलती है? संचयन के उदाहरण है। आप लोगों ने 1950 में डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा दी गई विषय निर्माण की विधियों में 4 विधियां दी थी, जिसमें 2 विधि आसवन और विलियन बाद में दी थी। कौन सी? आसवन और विलियन। फिर हमारे 1973 में नीलमेगन जी आए और नीलमेगन जी ने आके इनको टोटल 12 कर दिया और 12 करने के बाद ये जो संचयन और ये जो कह सकते हैं कि ये क्लस्टर, ये सब जो है इनके द्वारा दी गई थी। अब इसमें ये क्लस्टर का उदाहरण जो है आपकी अंतरिक्ष विज्ञान है, जल विज्ञान है, आपका समुद्र विज्ञान है, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब की सब क्लस्टर के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? क्लस्टर के उदाहरण है। गांधीयाना हुआ, मास कम्युनिकेशन हुआ, डिफेंस साइंस हुआ, ठीक है ना। और भी उदाहरण है इसके, देखो, गांधीयाना, डिफेंस साइंस, मास कम्युनिकेशन, ये सब किसके उदाहरण है? ये क्लस्टर के उदाहरण है। और अपने नेचुरल साइंस, अपना सोशल साइंस और अपना ह्यूमैनिटीज, ये किसके हैं? ये नेचुरल साइंस के, सॉरी उसके उसके संचयन के उदाहरण है। क्लियर है? चलिए, तो ये प्रश्न है, विषम को पहचानना था, आप अच्छे से पहचान सकते हो। कई बार उदाहरण आपसे सिंगल भी पूछा जा सकता है, याद रखना, सिंगल उदाहरण भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि डीडीसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी तालिका सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज है? तो देखो, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, यहाँ पर बात चल रही है 19वें एडिशन की। कौन से एडिशन की? डीडीसी का जो 19वां एडिशन है वो कितने वॉल्यूम में है? 3 वॉल्यूम में है। कितने वॉल्यूम में है? 3 वॉल्यूम में है। और उसमें टेबलों की संख्या कितनी है? 7 इसमें टेबलों की संख्या है। और 7 टेबलों की संख्या में सबसे पहली जो टेबल है स्टैंडर्ड सब डिवीजन है। दूसरे नंबर की जो टेबल है वो दूसरे नंबर की टेबल जो है एरिया टेबल है। तीसरे नंबर की जो टेबल है वो कौन सी है? सब डिवीजन इंडिविजुअल लिटरेचर है। क्या है? लिटरेचर। और चौथे नंबर की जो टेबल है वो कौन सी है? सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। कौन से नंबर की? चौथे नंबर की। और चौथे नंबर की टेबल के साथ साथ 5वें नंबर की जो टेबल है वो रियल एथिक्स के नाम से है। और 6वें नंबर की जो टेबल है सिर्फ लैंग्वेज के नाम से है। और 7वें नंबर की जो टेबल है वो 7वें नंबर की टेबल कौन सी है? पर्सन के नाम से है। ऐसे करके डीडीसी की 7 टेबल है और 19वें एडिशन में 60 टेबल है। आगे चल के ये जो टेबल है इनकी संख्या 6 हो गई है। आपको पता होगा कि 23वां एडिशन वर्तमान में चल रहा है और वर्तमान 23वें एडिशन में वॉल्यूमों की संख्या 4 है और टेबलों की संख्या 6 है। बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होगा? टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 का नाम क्या है? सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। क्लियर है यहाँ तक? चलो, बहुत अच्छी बात है। आपके सारे प्रश्न बहुत अच्छे से होते जा रहे हैं और सारे के सारे प्रश्नों को पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। कारण क्योंकि नए प्रश्न हमको देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को पता है कि कॉलेज लाइब्रेरियन का जो पेपर हुआ था उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके आए हैं, ठीक है ना। और वो जो प्रश्न है उनका जो कह सकते हैं लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के अनुसार मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिया है। ऐसे अभी बहुत प्रश्न है, सबर कीजिए। अभी संख्या 45 तक जाएगी, इसलिए आप थोड़े डटे रहना, ठीक है ना। देखो कितना अच्छा प्रश्न आया है
कि मेल्विन डेवी जो थे उनसे पहले 1809 में किसने ज्ञान वर्गीकरण के लिए ब्रूनेट वर्गीकरण पद्धति का प्रकाशन किया था। अब आपको पता है, आपको खूब पता है कि भाई 1876 में डीडीसी का कह सकते हैं कि प्रकाशन हुआ था, पहले एडिशन का, फर्स्ट एडिशन का। लेकिन उससे पहले ही 1809 में, कब, 1809 में एक ब्रूनेट वर्गीकरण पद्धति और आई थी। और ये ब्रूनेट वर्गीकरण पद्धति दी किसने दी थी, ये यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है। अब देख लो कितना अच्छा प्रश्न है, कितना नया प्रश्न है, बहुत अच्छा पढ़ने लायक प्रश्न है। यदि एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा और आपने क्लास देखी है तो बहुत अच्छे से आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, उसका आंसर है जेसी ब्रूनेट। क्या नाम है, शॉर्ट में याद कर लेना, है ना, शॉर्ट में याद कर लेना, जैक्स चार्ल्स ब्रूनेट, जेसी ब्रूनेट इसका नाम है। और जेसी ब्रूनेट ने ब्रूनेट वर्गीकरण की पद्धति दी थी 1809 में, जो डॉक्टर रंगनाथन से पहले दी थी ज्ञान वर्गीकरण के लिए। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है यूनिवर्सल दशमलव वर्गीकरण की पद्धति, मतलब यूडीसी। यूडीसी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो एग्जाम में सबसे अच्छी बात क्या रहेगी कि आप लोगों को जो पेपर आएगा, पेपर आने में आप लोगों को इस नहीं का विशेष ध्यान रख के चलना है। कई बार हम जल्दबाजी में एक प्रश्न को पढ़ते भी नहीं है और जल्दी से टिक कर देते हैं। अब आप लोग क्या करोगे, मान लो ये नहीं पढ़ा आपने और पहला ऑप्शन पढ़ा कि पॉल ऑल्टेट और हेनरी लॉ फोंटेन के द्वारा इसको क्या किया था, परिकल्पित परियोजना है, तो हाँ भैया आप कर दोगे सही इसको। लेकिन आपको पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत होती है, पूरा पेपर अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। नहीं का जो नाम है उसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये जो है यूडीसी कंसोर्टिया का गठन किया गया है, बिल्कुल किया गया है। डेवी डेसिमल वर्गीकरण पर आधारित है, बिल्कुल आधारित है। अब अंग्रेजी में इसका केवल नाम आ गया, देखो केवल, ये केवल ही तो यहाँ पर इसको केवल को खराब कर रहा है। केवल अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। अब अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ये नहीं चलेगा भाई। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यूडीसी जो है ना, यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हेनरी लॉ फोंटेन व पॉल ऑल्टेट के द्वारा 1905 में दी गई थी। इसके 7 एडिशन अब तक आ चुके हैं, जिसमें 4 एडिशन इसके पूर्ण हैं और 3 इसके एवरेज एडिशन, जिनको संक्षिप्त संस्करण कहा जाता है। और 4 एडिशनों में फ्रेंच और उसके बाद में जर्मन, पहला एडिशन फ्रेंच में, दूसरा एडिशन फ्रेंच में, तीसरा एडिशन जर्मन में और चौथा एडिशन अंग्रेजी में, इंग्लिश में। तो सिर्फ भैया अंग्रेजी में कैसे होगा, केवल अंग्रेजी में तो नहीं है, क्योंकि ये फ्रेंच में भी है, जर्मन में भी है, फिर उसके बाद में इंग्लिश में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर ये रहेगा। इसलिए कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप एक चीज रट के चले गए, चीजों को समझो। एक एक प्रश्न में 4 प्रश्न घुस के आ रहे हैं, तो उनको समझो, अच्छे से देखो और उसके बाद में उसका आंसर दो, ठीक है ना, तब जाके आपका आंसर निकल के आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये सिर्फ अंग्रेजी में नहीं है, इसके साथ साथ इसका जो पहला एडिशन है वो फ्रेंच भाषा में, दूसरा एडिशन भी फ्रेंच भाषा में, तीसरा एडिशन इसका जर्मन में है और चौथा जाके फिर इसका अंग्रेजी में आया है। और ये तो सब अंग्रेजी में है ही है। तो ये चारों की चारों जो एडिशन है, जिसके पूर्ण एडिशन है, आपको पता होगा यूडीसी के 7 संस्करण है, जिसमें 4 इसके पूरे हैं और 3 इसके कैसे हैं, संक्षिप्त संस्करण कहे जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे का प्रश्न देखते हैं। अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज एक पत्रिका है और उस पत्रिका का पब्लिश कौन करता है, सल्स कर रहा है। सल्स क्या है, सल्स एक संस्था है जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपनी धर्म पत्नी शारदा के नाम पे इस जो है इस संस्था की स्थापना की थी, ठीक है ना। इस संस्था की स्थापना की थी सल्स की, और ये है शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना। तो इन संस्था का जो है निर्माण डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा किया गया था, डॉक्टर रंगनाथन। अब इस संस्था का निर्माण किया था जब एक कह सकते हैं साइलेंट डॉक्यूमेंटेशन नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। उस पत्रिका का जो प्रकाशन है वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया था, लेकिन उस पत्रिका के कई सारे नाम चेंज होते रहे और आज उस पत्रिका का नाम क्या है, जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज। क्या नाम है उसका, जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज। और ये जो पत्रिका है, इस पत्रिका के कई बार नाम चेंज हो गए हैं, है ना। और इस नॉलेज से पहले क्या हुआ करता था, मैनेजमेंट। आपकी जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की जो किताब है, वो किताब रोत्रवाल पब्लिकेशन से जो आई है, बहुत अच्छी किताब है,
फिर कह रहा हूं ओल्ड पेपर पर आधारित है, आप उस किताब को जरूर ले लेना। अभी इतना समय है कि आप उस किताब को अब भी पढ़ सकते हो। मैं कहता हूं कि ज्यादातर जो स्टूडेंट लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की को अच्छी तैयारी कर रहे हैं, सबके पास वो किताब पहुंच गई होगी। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जो है रह जाते हैं, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं चलता है कि कोई किताब ऐसी भी है। तो ओल्ड पेपर पर आधारित है, टॉपिक वाइज है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की है, बहुत अच्छी किताब है। आप लोग उस किताब को ले लेना और बहुत अच्छे से उस किताब को पढ़ लेना, और पढ़ने के साथ साथ उस किताब को ले लेना, ठीक है ना। और यदि आपको वो किताब आपके आसपास कहीं नहीं मिले, तो ये जो नंबर है, इन नंबरों पर आप मैसेज करना, सिर्फ मैसेज करना व्हाट्सएप पे, और मैसेज करने के साथ एड्रेस भेज देना, और आपकी किताब जो है आपके घर पर पहुंच जाएगी। और पहुंचने के साथ साथ आपकी जो तैयारी है वो और भी अच्छे से और मजबूत हो जाएगी, ठीक है ना। अपडेट किताब है, करेक्शन पेज इसके पीछे लग के आया है ना। आज ही मार्केट में आई है, आप लोग आज ही अपनी किताब को खरीद लेना। क्लियर है। चलिए, सल्स की बात कर रहा हूं। सल्स जो है जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन कर रही है। जो इसका नाम जो है, ये जो नाम है नॉलेज नाम, ये 2023 से, मैं कह रहा था कि ये हमारी जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की किताब है उसमें करंट अफेयर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने बना के उसमें टाइप करवाए थे। तो उन प्रश्नों में ये प्रश्न दिया गया है। कैसे दिया गया है कि जर्नल्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का नाम जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज कब हुआ था। तो वो कब हुआ था, इस पत्रिका का नाम नॉलेज, ये हुआ था 2023 में। तो ये प्रश्न पूछा गया है, और उसकी अवधि यहां पर पूछा गई है। तो अवधि कौन सी है, इसकी द्विमासिक अवधि है। कैसी अवधि है इसकी, द्विमासिक इसकी अवधि है। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न है, I10 इंडेक्स की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये गूगल ने किया था, ठीक है ना, गूगल ने किया था। नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए याद रख लेना, क्योंकि थोड़ा इंडेक्स का मामला है, इसलिए मैंने ये प्रश्न दे दिया है आपको। अगला है, किस वर्ष इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, जिसको हम इंग्लिश में ISBD कहते हैं, क्या कहते हैं, ISBD। सबसे पहले आपसे ISBD की फुल फॉर्म पूछ ली जाए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, और इसके लिए भी एम, तो एम का मतलब होता है मोनोग्राफिक। तो ये मोनोग्राफिक जो है कब प्रकाशित किया गया था, सॉरी, ये किया गया था 1971 में। कब किया गया था, 1971 में इसका प्रकाशन किया गया था। याद रखना, 1971 में इसका प्रकाशन किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, यूडीसी कंसोर्टिया। आप लोगों को पता होगा कि यूडीसी का भी एक कंसोर्टिया है, जिसको अपन यूडीसीसी कहा जाता है। कभी बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है कि यूडीसीसी में सी का अर्थ क्या होता है, तो यूडीसी कंसोर्टिया होता है। अब यूडीसी कंसोर्टिया का मुख्यालय कहाँ पे है, आप लोगों को पता होगा। यूडीसी यूडीसी जो है हेनरी लॉ फोंटेन, जो ब्राजील के थे, तो इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ये मुख्यालय है नीदरलैंड की जो रॉयल नेशनल लाइब्रेरी है, जो द हैग में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड हैग में स्थित है। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय मानक IAS 1553 1989, ये किससे संबंधित है। कई बार डायरेक्ट आपसे IAS पूछ लिए जाते हैं, तो इन IASओं से भी प्रश्न आपके आते हैं। तो इसमें IAS जो ये सबसे फेमस प्रश्न है, ये तो आपको लगभग कम से कम 10-15 एग्जामों में आ चुका है अब तक। तो ये किसके लिए है, तो ये भवनों के लिए है। किसके लिए है, ये पुस्तकालय भवनों के डिजाइन के लिए इस IASओ का जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूजीसी की पुस्तकालय समिति 1957 के अनुसार, यूजीसी में किसके द्वारा पुस्तकालयों की समिति बनी, कब, 1957 में। और इसमें एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के पत्रिका अनुभाग में जो अपना कह सकते हैं कि एक हमारी एक समिति बनी थी 1957 में। उसमें कहा गया कि यदि हमारी एक लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी की बहुत बढ़िया, तो उसमें एक पत्रिका सेक्शन, मतलब अपना प्रोडिकल सेक्शन भी होता है। और प्रोडिकल सेक्शन में फिर कितने कर्मचारियों को कितनी पत्रिकाओं के आधार पर अपन रखेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप लोग देखिए कि 500 यदि पत्रिकाएं एक यूनिवर्सिटी में आती हैं, तो उसके लिए एक व्यक्ति का चयन किया जाता है। तो यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछा है आपसे 2000। तो 2000 के लिए कितने व्यक्ति रखेंगे, फिर 4 व्यक्ति रखेंगे। कितने व्यक्ति रखेंगे, 4 व्यक्ति अपन रखेंगे एक यूनिवर्सिटी में। क्लियर है। चलिए, अगला है थॉमस राउटर। ये थॉमस राउटर नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने बुक साइटेशन इंडेक्स को दिया था। और इस बुक साइटेशन इंडेक्स को कब शुरू किया था, तो ये शुरू किया था 2011 में। कब किया था, 2011 में इसको शुरू किया था। अगला है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को मोबाइल लाइब्रेरी सेवा शुरू कब की गई। ये पिछले पेपर में भी पूछा गया है, इसमें भी पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने आपको दोबारा भी इस प्रश्न को यहाँ पर रखा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके लिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि 1951 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन में 1951 एग्जामिनर पहले ही देगा आपको। लेकिन पूछा क्या है कि ये लाइब्रेरी मोबाइल लाइब्रेरी की सेवा कब शुरू की गई थी? तो ये सेवा शुरू की गई थी 1953 में। याद रखना कब की गई थी? 1953 में ये सेवा शुरू की गई थी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है कि परासरण मतलब ऑस्मोसिस का सिद्धांत जो है किससे रिलेटेड है? आप लोगों को पता होगा कि ऑस्मोसिस का जो सिद्धांत है सीधा सीधा रिलेटेड होता है अपना रिक्लासिफिकेशन से, पुनः वर्गीकरण से संबंध रहता है ऑस्मोसिस के सिद्धांत का। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर मतलब जिसको बोलते हैं अपन ISBN, क्या बोलते हैं? ISBN, ISBN के लिए पात्र है पूछा है इसमें। कई बार आप नहीं पढ़ लेते लेकिन है इसमें। तो ISBN के लिए, तो ISBN का सीधा सीधा मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्या नंबर? बुक नंबर। अब ये जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो है ये बुक्स के लिए होता है। क्या? ISBN। आपने एक नाम और सुना होगा ISSN। ये किसके लिए होता है? ये पत्र पत्रिकाओं के लिए होता है। ये किसके लिए? पत्र पत्रिकाओं के लिए, पत्र पत्रिकाओं के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? पत्र पत्रिकाओं के लिए होता है ISSN। देखो एग्जाम का टाइम है, एग्जाम के टाइम में मैं आप लोगों को उजूल फजूल बातें करके यहाँ पर यूट्यूब पे पूरा टाइम बढ़ा बढ़ा के आपका टाइम खराब करूं, ये बिल्कुल कतई सही नहीं है। अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। ये नए पेपर हैं, इनका सॉल्यूशन करना, इनको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किताबें ही पढ़ते रह जाते हैं लेकिन कुछ नया जो आता है वो हम नहीं पढ़ पाते। इसलिए आप लोगों को ये जो पेपर है इन पेपरों का जो है कलेक्शन आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर पहुंचे। कई बार आपने देखा होगा करंट अफेयर्स की क्लास सिर्फ हमारे द्वारा ली जाती है। जो लाइब्रेरी साइंस का करंट अफेयर्स है उसकी क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल से ली जाती है, और हमारे चैनल से सबसे पहले वो क्लास ली गई थी। उसके बाद में लोग कॉपी करने लगे, वो एक अलग बात है। आप लोगों ने हमारी लिस्पीडिया किताब भी देखी है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 वाली भी किताब देखी है, उसमें सबसे पहला पेज आपको करंट अफेयर्स का ही मिलता है। अब बाद में लोग क्या है कि थोड़े जागरूक हो गए उसको देख के, तो लोग भी उसका कॉपी करके आप लोगों के लिए क्लास देते रहे। लेकिन मैं खुद इसका कलेक्शन करता हूं करंट अफेयर्स का। मैं एक एक चीज का ऐसे अपडेट रखता हूं कि अगर छोटी सी भी चेंज होती है, जैसे ILA के अध्यक्ष और अपने उपाध्यक्ष चुनाव हो चुके हैं तो चेंज हो चुके हैं, और चेंज हो चुके हैं तो आप लोगों को लास्ट में जो प्रश्न दे रखे हैं अपनी थर्ड ग्रेड किताब में, वो मैंने उसमें नाम मेंशन करके दिए हैं, आपको देख लेना वाले। ठीक है? तो ऐसे ये काम मेरा बहुत अच्छा रहता है, मुझे पता है। ISSN जो है ये पत्र पत्रिकाओं के लिए होता है और ये बुक्स के लिए होता है। तो ये देखो, अब प्रोडिकल्स की बात आ गई तो ISSN, अपने जर्नल्स की बात आ गई तो ISSN, अपनी मैगजीन की बात आ गई तो ISSN, लेकिन यहाँ पर पैम्पलेट्स की बात आ गई तो ये ISBN में आता है। तो ये प्रश्न पूछा क्या है? ISBN। ISBN है क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर की शुरुआत हमारे भारत में 1985 में की गई थी, और ये RRRLab के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। उसके बाद में इसकी जो एजेंसी है उस एजेंसी को दिल्ली में स्थानांतरित 2011 में कर दिया गया, और RRRLab जो है आज अपनी जो संस्था है, एजेंसी है, वो दिल्ली से इसका जो है प्रकाशन करने का काम ISBN का कर रहा है। इसी के साथ साथ ISBN में पहले अंकों की संख्या 10 हुआ करती थी, लेकिन आज जो ISBN के अंकों की संख्या है वो 13 है, और 2007 से वो लगातार 13 अंकों की संख्या चल रही है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र में यह अंतर्निहित है कि पुस्तकालय प्राधिकरण। आप लोगों को लाइब्रेरी अथॉरिटी की कहीं भी बात आ जाए तो आप समझ जाना कि ये पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा सूत्र है। कौन सा सूत्र है? दूसरा सूत्र है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आप लोगों को पता होगा कि 1928 में इसका प्रतिपादन और 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था, और प्रकाशन होने के साथ साथ ये रंगनाथन जी की पहली किताब हुआ करती थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसमें हमने 5 लॉ को पढ़ा था और बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसकी पढ़ाई करी थी। और अब ये जो है हम इसमें भी पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। 5 लॉज से भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये जो है इस प्रश्न को यहाँ पे लेके आया हूँ। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा मार्ग रिकॉर्ड्स को RDA में स्वतः ही परिवर्तित कर देती है। अब देखो RDA की बात चल रही है। ये RDA क्या है? RDA आप लोगों को पता होगा कि इसने AACR2 से निकल के ये RDA आया है।
AACR2 से, और ये आया था जून 2010 में, जून 2010 में आया था। ठीक है ना, मैंने आपको कल बताया 10 इसके भाग हैं, 37 इसके चैप्टर हैं, कल भी बता दिया था मैंने। लेकिन फिर भी यहाँ पर पूछा क्या गया है कि मार्क रिकॉर्ड्स और आरडीए को स्वतः परिवर्तित करने का काम कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है आरडीए एक्सप्रेस। ये स्वतः ही परिवर्तित काम करने का, आरडीए और मार्क जो ऑनलाइन इनका जो एक तरह से परिवर्तित करने का काम है, वो कौन कर रहा है, आरडीए एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर है? चलिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, याद कर लेना इसको। अगला है, रिलेशन इंडेक्सिंग को किसने विकसित किया था, तो रिलेशन इंडेक्स जो है इसको विकसित करने का काम किया था JEL फराडेन। इसके द्वारा इस रिलेशन इंडेक्सिंग का जो है विकास किया था। इंडेक्सिंग प्रणाली आपने बहुत अच्छे से देखी होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय जो अपना RRR लैब, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, आपको पता है कि स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी, मई मतलब 22 मई 1972 में हुई थी, है ना। 1961 के रजिस्ट्रेशन, पश्चिम बंगाल समिति का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंतर्गत इसकी हुई थी। और ये सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए काम करता है। किसके लिए? सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए। अब लेकिन ये जो है, ये बिब्लियोग्राफी ऑन महात्मा गांधी का प्रकाशन नहीं करता है। अब इसमें ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इसमें ये गलत है, इसलिए इसको ये सही है। इसमें पूछा क्या है, गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा है, ये इसमें गलत है, लेकिन हमारे लिए ये सही है। याद रखना, हमारे लिए ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में मार्क जो 21 है, मार्क 21 के जो टैग हैं उसके सही विवरण के साथ सम्मिलित कीजिए। अब मार्क 21 के टैग दिए गए हैं और उनका सही जो है कह सकते हैं कि विवरण उनके साथ इसको सेट करके देना है। तो देखो, अब मैंने कहा था कि मार्क जो है, मार्क जो है इसके जो टैग हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद करके जाने हैं। अब इसमें 040 जो टैग है, ये 040 टैग है कैटालॉग सोर्स के लिए, ठीक है ना। एक में 3, दूसरा है 050, 050 किसके लिए है, 050 है इसके लिए, डीडीसी के लिए 082 और अपना 072 के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का कॉल नंबर। क्लियर है? तो इसमें पहले में है 3, दूसरे में है 2, पहले में 3, दूसरे में 2, इसमें 4 सही है। क्लियर है? 4 इसमें सही है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा डीडीसी के 19 संस्करण का वर्गांक गलत सम्मिलित है। अब देखो, डीडीसी जो है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसमें आप लोगों को पता होगा कि 000 से लेके 999 तक की मेन क्लास दी गई है और उन मेन क्लासों से ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से डीडीसी का मैच नहीं खाता। तो 010 जो है बिब्लियोग्राफी से मैच खाता है, 03 जो है ये सिस्टम से मैच खाता है, ये जो है नॉलेज ज्ञान से मैच खाता है, लेकिन 018 जो होता है वो इस डिक्शनरी कैटालॉग से मैच नहीं खाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर ये रहेगा। अब आप कहोगे कि डीडीसी की 000 से लेकर 99 तक की मेन क्लास है, तो वो हमको कैसे याद होंगे, तो वो आपको कैसे याद होंगी ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। सीसीसी की आप याद कर लोगे, लेकिन डीडीसी की याद करना बहुत ही टेढ़ी खीर है और बहुत अच्छे से आप लोगों को वो याद करनी है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। कॉलन वर्गीकरण में, हाँ देखो, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो हमारी मेरिट को ऊपर नीचे करने के काम आते हैं। अब ये ऐसे ही प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रश्न होते हैं ऐसे कॉलन वर्गीकरण में। मूल वर्ग जो चिकित्सा, जो एल मेडिसिन, आप लोगों को पता होगा, एल जो है एल मेन क्लास जो होगी मेडिसिन की, उसमें जो है स्पेशल, यहाँ पर किसके लिए स्पेशल, जो आपने पढ़ा होगा सिस्टम और स्पेशल, सिस्टम और स्पेशल, और एल मेडिसिन में ये स्पेशल चलता है। और इसमें पूछा क्या गया है कि क्रम किसके अनुसार चुना गया, तो ये चुना गया था विकास के सिद्धांत के अनुक्रम से चुना गया था। किसके अनुक्रम से? विकास के अनुक्रम के सिद्धांत से। जैसे एम्ब्रियो भ्रूण होता है, फिर उसका एक कह सकते हैं एडल्ट होता है, वयस्क होता है, ऐसे इसका जो विकास का क्रम चलता है उस क्रम के आधार पर इसकी जो मेन क्लास है उनको चुना गया। तो इसमें स्पेशल और सिस्टम, जिसमें स्पेशल को काम लिया जाता है एल मेडिसिन में, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीसी जो 7वीं जो दशा संबंध का योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग देखिए कि ये जो सीसी की बात चल रही है, सीसी जो है
इसमें पूछा कौन सा एडिशन है, सीसी का 7वां एडिशन पूछा है। 7वें एडिशन में दशा संबंधों को जोड़ने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखो प्रयोग तो किया जाता है एम्बरसेंड का, प्रेजेंट में किसका किया जाता है, एम्बरसेंड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए छठा रीप्रिंट, रीप्रिंट एडिशन तक कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, तो जीरो का किया जाता था। पहले जीरो का किया जाता था, लेकिन जीरो और ओ दोनों एक समान लगते हैं, इसके कारण हम लोगों ने इसका जो चिन्ह है 7वीं एडिशन में बदलकर क्या कर दिया, एम्परसेंड कर दिया। क्या कर दिया, एम्परसेंड कर दिया। दशा संबंधों के लिए जोड़ने के लिए, दशा संबंध आपको पता होगा 3 प्रकार के होते हैं, अंतः पक्ष, अंतः विषय और अंतः पंक्ति। इन 3 प्रकार के दशा संबंध हैं, उनमें 6 भागों में उनको बांट के हम पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है, हालांकि नॉर्मल प्रश्न है, राष्ट्रीय सप्ताह 14 से 20 नवंबर के बीच में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा रहा है भारत में, ठीक है ना। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा रूल्स फॉर ए डिस्क्रिप्टिव कैटालॉग, याद रखना, रूल्स फॉर ए डिस्क्रिप्टिव कैटालॉग, आप लोगों ने पढ़ा होगा रूल्स फॉर ए डिस्क्रिप्शन, सीए कटर की एक पद्धति 1891 में आई थी, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग, याद रखना रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, रूल्स फॉर ए डिस्क्रिप्टिव कैटालॉग, यही तो मात खा जाएगा इंडिया। 1876 में आई थी रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग, आरडीसी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। 1876 में, 1876 में आरडीसी रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग, डिक्शनरी, डिक्शनरी, लेकिन ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव, किसके द्वारा, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। तो आंसर क्या रहेगा, 1949 रहेगा साथियों, याद रख लेना। प्रश्न घुमा के पूछा है और आप इसको 100% गलत करके आएंगे अगर आप प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे और अच्छे से डिस्क्रिप्टिव और डिक्शनरी में अंतर नहीं जानेंगे। आप लोग सीए कटर और अपने इस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को नहीं जानेंगे तो, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको देख के ही जाना। निम्नलिखित में से किसने कैटालॉग इन पब्लिकेशन, जिसको सीआईपी कहते हैं, कैटालॉग इन पब्लिकेशन जो है इसकी पहल का काम किया था, तो वो किसने किया था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने किया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नाम जानते हो, 1800 में स्थापना हुई थी, 24 अप्रैल को, विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, उसके द्वारा इस सीआईपी को दिया गया, कैटालॉग इन पब्लिकेशन के द्वारा दिया गया था। क्लियर है। अगला प्रश्न है, एक मूल विषय और एक घटक के रूप में एक या अधिक पृथक विचार वाला विषय जो होगा क्या कहलाएगा, तो उसको हम बोलेंगे यौगिक विषय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यौगिक विषय कहलाएगा, जटिल विषय कहलाएगा। एक मूल विषय और एक घटक के रूप में एक से अधिक पृथक विचार वाला जो विषय होगा उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे। अब बताइए, इस प्रश्न को कॉम्प्लेक्स कहेंगे या कंपाउंड कहेंगे, या आप उसको बेसिक कहेंगे या आप उसको जनरल कहेंगे, क्या उसको कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक विषय कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, हालांकि प्रश्न आपके थोड़े सिलेबस से बाहर है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसमें इन्फ्लिपनेट, इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क नाम से एक नेटवर्क है, 1991 में स्थापना हुई थी, गांधीनगर गुजरात में इसका सेंटर है, बहुत अच्छा नेटवर्क है, लाइब्रेरी साइंस में बहुत अच्छा टॉपिक भी है ये, ठीक है ना। इन्फ्लिपनेट, यदि आप कभी सिलेबस से बाहर कभी सिलेबस में पढ़ेंगे तब आप इस इन्फ्लिपनेट के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, जिन्होंने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन नाम से ये चालू किया है, इसको इन्फ्लिपनेट ने किया है। इसको वर्गीकरण शोध पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय जो अध्ययन सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो वो मुंबई में आयोजित किया गया था। तीसरा, वर्गीकरण शोध पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्मेलन वो मुंबई में आयोजित किया गया था। क्लियर है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा सहायक अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है, सहायक अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है। जटिलता का सिद्धांत, घटती जटिलता का सिद्धांत, घटती मात्रता का सिद्धांत, बाद के समय का सिद्धांत
और अपना बढ़ती जटिलता का सिद्धांत। अब देखो बढ़ती जटिलता का सिद्धांत भी होता है, बाद के समय का भी होता है, और अपना घटती मात्रता का भी सिद्धांत होता है, लेकिन जटिलता का ये जो घटती जटिलता है वो नहीं होती है। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, किस वर्ष में वर्गीकरण शोध समूह ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था? अब यहाँ पर पूछा क्या है, आप प्रश्न को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ो कि ये पूछा क्या रहा है। तो पूछ यही रहा है कि वर्गीकरण का जो शोध समूह है, आप लोगों को पता होगा क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप जो है, उस शोध समूह का जो मैनिफेस्टो जारी किया था, तो वो मैनिफेस्टो कब जारी किया था, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न। इसका आंसर बता दीजिए। देखो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना 1951 में हुई थी, और इसका जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो कब जारी हुआ था, तो 1955 में इसका मैनिफेस्टो जारी हुआ था। क्लियर है? चलिए लंदन में है वो। भारत में प्रकाशित पुस्तकों के लिए ISBN में पंजीकरण समूह तत्व जो रजिस्ट्रेशन एलिमेंट है, बहुत शानदार और बहुत अच्छा और एग्जाम में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, और ये प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, समझने वाला प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया ये पहला प्रश्न है ऐसा, मुझे जो अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसमें क्या पूछा है कि भारत में प्रकाशित पुस्तकों के लिए ISBN में पंजीकरण समूह तत्व, जिसको अपन रजिस्ट्रेशन एलिमेंट ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। अब देखो ISBN की हम बात करें ना, ISBN क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है, ठीक है। 1985 से भारत में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब वर्तमान में 2011 से इसका जो ऑफिस है RRR लैब कलकत्ता से हुई थी, लेकिन 2011 से इसकी एजेंसी जो है वो कहाँ? दिल्ली में, ठीक है ना। अब ये जो है 13 अंकों का होता है, 13 अंकों का होता है, और 5 भागों में इसको बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में, जिसमें पहला जो भाग होता है, पहला भाग, और उसके बाद में दूसरा जो भाग होता है, उस दूसरे भाग का नाम होता है रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट। दूसरे भाग का नाम क्या होता है? रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट इसके दूसरे भाग का नाम है। और डेविड व्हाइटेकर के द्वारा इस सबसे पहले इस ISBN को दिया गया था। किसके द्वारा? डेविड व्हिटेकर के द्वारा। इस डेविड व्हिटेकर के द्वारा इस ISBN को दिया गया था सबसे पहले। ISBN 1985 से भारत में शुरू हुआ था, और इसके 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट में प्रेफिक्स एलिमेंट सबसे पहले होता है। प्रेफिक्स एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है? प्रेफिक्स एलिमेंट। देखो प्रेफिक्स एलिमेंट जो होगा ना, 978, 979, इन दो शब्दों में से एक होगा प्रेफिक्स एलिमेंट। अगर आपसे इसकी जगह प्रेफिक्स एलिमेंट पूछ लिया जाता, तब आपको 978 979 आंसर होना चाहिए था। दूसरा है रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट। अब रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट जो है वो 81 और अपना 93, ठीक है ना। कौन सा? रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट। इसके जो तत्व होते हैं वो तत्व कौन से होते हैं? वो होते हैं 81 और 93। 2 ग्रुप हो गए। पहला ग्रुप हो गया कौन सा? प्रेफिक्स एलिमेंट। दूसरा ग्रुप हो गया कौन सा? रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट। और तीसरा ग्रुप इसका कौन सा होगा? रजिस्ट्रेशन एलिमेंट। और चौथा होगा पब्लिकेशन एलिमेंट। और पांचवा जो होता है चेक डिजिट, जो एक संख्या का होता है। ऐसे करके इस ISBN को 5 भागों में बांट के चलते हैं। 13 अंक होते हैं। 13 अंकों में जो प्रथम 3 अंक होते हैं वो प्रेफिक्स एलिमेंट के होते हैं, और 2 अंक जो होते हैं जो दूसरे भाग के होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट। तो ये आंसर है इसका, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, मार्क टैग 010 किस क्षेत्र से संबंधित है? अब इसमें आपसे डायरेक्टली एक ही अपन कह सकते हैं कि एक क्या पूछा गया है? डायरेक्ट आपसे एक ही पूछा गया है। अब इसमें ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का कंट्रोल नंबर है, ये मार्क में। किसका? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का कंट्रोल नंबर है मार्क में। क्लियर है? तो ये जो है, ये जो सारे प्रश्न मैंने आपको कराए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। आपका मैंने 1% भी समय खराब नहीं किया, कोई भी फालतू बातें नहीं करी, सिर्फ मैंने आपको सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करवाया है। किसी भी तरीके की कोई फालतू बात बिल्कुल भी नहीं करी है। अब आगे आपकी मर्जी है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, क्लास कितनी देखनी है, छोड़नी है, पूरी करनी है। क्लियर है? लेकिन जिन लोगों ने पूरी अगर क्लास देखी है उनको वास्तव में ही बेनिफिट मिलेगा। आगे की जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास हमारी
जो हमारी लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की जो किताब है उस किताब का ही हम सॉल्यूशन करवाएंगे। जो लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड के सिलेबस में चीज़ें दे रखी हैं उन सबका सॉल्यूशन करवाएंगे। हमारी उम्मीद ये रहेगी कि हम पूरी किताब का सॉल्यूशन करवा दें, लेकिन एक बार को देखते हैं कि हम कितना कुछ करवा सकते हैं। ठीक है, और सारा की सारा यूट्यूब पर आपको फ्री ही मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों।